हेलो। वर्धनम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं यूजीसी नेट के ज्योग्राफी के सिलेबस के बारे में। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसे कौन कंडक्ट करवाता है। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कंडक्ट करवाती है एनटीए के माध्यम से। ओके, इस पेपर में दो पेपर होते हैं। पहला जो आपका पेपर होता है वो कंपलसरी पेपर होता है जो जिसमें 50 क्वेश्चन आते हैं और 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जबकि दूसरा जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, सब्जेक्टिव पेपर होता है। उसमें कितने क्वेश्चन आते हैं? उसमें 100 क्वेश्चन आते हैं और 200 नंबर के वो क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सेकेंड पेपर की चर्चा कर रहे हैं जो जिसका ज्योग्राफी पेपर होता है। ठीक है, अब हम चर्चा कर रहे हैं सिलेबस की कि ज्योग्राफी में कौन सा सिलेबस होता है। सबसे पहले अगर हमें रणनीति अगर किसी एग्जाम की बनाते हैं तभी हम उस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। अगर हमारी रणनीति नहीं है तो हम सीधी सी बात एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, वो हमें बहुत टफ पेपर लगता है। और हर एग्जाम बिल्कुल सिंपल होता है, हमें फोकस करना होता है वो एग्जाम कैसा है, उसका सिलेबस क्या है और वो किसके अकॉर्डिंग रखा गया है। अगर हमें रणनीति बना रखी है हमने तो कोई भी एग्जाम कठिन नहीं है, उसे हम आसानी से क्वालिफाई कर पाएंगे। तो आइए हम चर्चा करते हैं अपने सिलेबस की। तो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का उसकी हम चर्चा करेंगे चैप्टर वाइज, और उस पर कौन कौन सा टॉपिक रखे गए हैं उनको हम देखेंगे। यहाँ पर हमारे 10 यूनिट रखी गई हैं सिलेबस में। 10 यूनिट की हम पहले चर्चा करेंगे कौन कौन सी यूनिट रखी गई हैं और उनके अंदर फिर हम देखेंगे कौन कौन से सब टॉपिक रखे गए हैं। तो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे 10 यूनिट रखी गई हैं। टोटल 10 यूनिट हमारे यहाँ पर हैं। ठीक है, जो हमारी पहली यूनिट है हमारी जियोमॉर्फोलॉजी, यानी यहाँ पर अध्ययन करेंगे हम भू आकृति विज्ञान का। दूसरी यूनिट है हमारी क्लाइमेटोलॉजी यानी जलवायु विज्ञान। तीसरी यूनिट है हमारी ओशनोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान की हम चर्चा यहाँ पर करेंगे। चौथी यूनिट है हमारी ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण का भूगोल। पर्यावरण का भूगोल यानी भूगोल से पर्यावरण से ह्यूमन का कैसा रिलेशन है। पांचवी यूनिट हमारी आती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ऑफ ज्योग्राफी, जनसंख्या और अधिवास भूगोल। यहाँ पर हम जनसंख्या संबंधित अध्ययन करेंगे। छठवीं यूनिट हमारी आती है ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रिलीजन डेवलपमेंट यानी आर्थिक गतिविधियां और क्षेत्रीय विकास। क्षेत्रीय विकास यानी सब जहाँ पर भी कोई भी देश होता है वहाँ पर क्षेत्रीय विभाजन होता है, वहाँ पर कैसे क्षेत्रीय विकास होता है और किन किन योजनाओं का पालन वहाँ पर किया जाता है। सातवीं यूनिट हमारी आती है कल्चर सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी यानी सांस्कृतिक सामाजिक और रणनीति भूगोल। आठवीं यूनिट हमारी आती है ज्योग्राफी थॉट्स। यहां पर हम भौगोलिक विचारों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से हमारे साइंटिस्ट रहे, कौन कौन से हमारे ज्योग्राफर्स रहे, उन्होंने कौन कौन से अपने विचार दिए। नौवीं यूनिट में कहता है हमारा ज्योग्राफिकल टेक्निक्स। यहाँ पर हम भौगोलिक तकनीक समझेंगे, हमारा ज्योग्राफी जो है किस स्टेप से कहाँ पर पहुंचा है, किन किन माध्यमों से पहुंचा है, कौन कौन से सैटेलाइट हैं जैसे मान लीजिए, इन सब का विकास हुआ है और कैसे इनको यूज करके हमने ज्योग्राफी को उच्च स्तर पर लाए हैं। 10वीं यूनिट लास्ट यूनिट हमारी कहती है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम भारत से संबंधित जो जो हमारे तत्व रखे गए हैं, जो जो हमारे सब टॉपिक रखे गए हैं उनको हम देखेंगे। तो आते हैं पहली यूनिट में। पहली यूनिट कहता है जो टॉपिक रखे गए हैं इसमें यूनिट फर्स्ट में जियोमॉर्फोलॉजी रखी गई यानी भू आकृति विज्ञान। यहाँ पर हम उन तत्वों को देखेंगे कि पृथ्वी पर जो स्थल है उसका विकास कैसे हुआ, समुद्र स्थल है उसका विकास कैसे हुआ, पृथ्वी कैसे निरंतर वृद्धि कर रही है, वहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, पर्वतों निर्माण हो रहा है और स्थल का निर्माण हो रहा है, वो कैसे निर्माण हो रहा है, इन सब चीज़ों में हम देखेंगे जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर। कहता है पहले जो हमारा टॉपिक आता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और इस पर हम देखेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट में जो हमारी ड्रिफ्ट हो रही हैं, जो कॉन्टिनेंटल हमारा है भारत में है, विश्व में है, कॉन्टिनेंटल जितने हैं वो कैसे ड्रिफ्ट हो रहे हैं, पृथ्वी पर कैसे संचालित हो रहे हैं और किन किन क्रियाओं के माध्यम संचालित हो रहे हैं, उनको हम देखेंगे इस टॉपिक पर। ठीक है, अगला है आपका प्लेट टेक्टोनिक। हम देखते हैं कि विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं और उसके अंदर फिर बहुत सारी सब प्लेटें आती हैं, वो कैसे संचालित हो रही हैं, वो आगे पीछे या पूर्व पश्चिम की तरफ कैसे खिसक रही हैं, उन सब चीज़ों को देखेंगे हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में। एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्स जो हैं, जो आंतरिक हैं और जो बाह्य वाले हैं, पृथ्वी पर कैसे निरंतर काम कर रहे हैं, उनके माध्यम से कौन कौन सी प्रक्रिया संचालित हो रही हैं, उनको हम देखेंगे। डिनुडेशन एंड वेदरिंग, हम अपर्दन देखेंगे, कैसे पवने हैं, पहाड़ियाँ हैं, हवा है, जल है, स्थल है, ये सब चीज़ें कैसे वेदरिंग कर रहे हैं और कैसे वहाँ पर निक्षेप जमा कर रहे हैं और कौन कौन संरचना का निर्माण कर रहे हैं। अगर हम देखें, जैसे अगर हम चर्चा करें जहाँ पर हम देखते हैं मरुस्थल है आज, वहाँ पर पहले मरुस्थल नहीं था, वहाँ पर कहते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जीव रहते थे, जंगल थे अच्छे अच्छे,
लेकिन अब वहाँ पर नहीं है, तो उसका रीज़न क्या है, ये कैसे डेवलप हुआ गया, यहाँ पर मरुस्थल कैसे डेवलप हो गया, तो इन सबको हम देखेंगे। अगला है हमारा जियोमॉर्फिक साइकिल है। साइकिल में हम देखेंगे डेविस और पेंग के सिद्धांत। डेविस और पेंग सिद्धांत दिए थे, कौन कौन से दिए थे, कैसी संरचना का निर्माण कब होता है और किस काल में होता है, ये उन्होंने बताया था। थ्योरीज एंड प्रोसेस ऑफ स्लोप डेवलपमेंट देखेंगे। अर्थ एंड मूवमेंट, जो अर्थ का मूवमेंट हो रहा है, कैसे मूवमेंट हो रहा है, अर्थ कैसे मूवमेंट कर रही है, मूवमेंट के कारण कौन कौन सी प्रक्रिया हो रही हैं, और मूवमेंट कारण जो है वो क्या क्या हैं, इनको देखेंगे हम। सिस्मिसिटी है, फोल्डिंग है, फॉल्टिंग है, एंड वल्केनिसिटी है। जो पृथ्वी पर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, जैसे आपका अपरदन है, ज्वालामुखी है, भूकंप आ रहा है, इन सब क्रिया कैसे हो रही हैं और पृथ्वी को ये कैसे इफेक्ट कर रही हैं, इनको हम देखेंगे। लैंड फॉर्म एंड ऑकरेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हैजार्ड्स, जैसे जो हैजार्ड्स हो रही हैं आपकी अर्थों के, भूकंप है आपका, देख रहे हैं कि भूकंप की जो स्थिरता है वो बार बार आ रही है, कैसे आ रही है, क्योंकि हम जान रहे हैं प्लेटें जो हमारी संचालित हो रही हैं, उनके कारण भूकंप की प्रक्रिया अधिकतर हो रही है। वेल्केनो है, वेल्केनो कहाँ पर उत्पन्न होते हैं और कैसे उत्पन्न होते हैं, उनके उत्पन्न होने के लिए क्या क्या दशाएं चाहिए और कहाँ पर ये उत्पन्न होंगे। जैसे हम अगर देखें तो सागर किनारे, जैसे हम प्रशांत महासागर में देखें तो उसके तट पर बहुत सारे ज्वालामुखी क्रियाएं हो रही हैं, क्यों हो रही हैं और वहाँ पर ही क्यों हो रही हैं, इनको हम इसी टॉपिक पर देखेंगे। लैंडस्लाइड एंड एवलेंचेस, जो हिमस्खलन है वो क्यों हो रहे हैं, अधिकतर हम देखें जो मानव अभिक्रिया, जो मानव कारण इस समय वर्तमान में प्रक्रियाएं हो रही हैं बहुत सारी, जैसे मान लीजिए कहीं डैम बना दिया गया और वहाँ की जो संरचना है उस डैम के लायक नहीं है और वहाँ पर बना दिया गया है, तो उससे हिमस्खलन हो रहे हैं, तो उनको हम देखेंगे। आते हैं यूनिट सेकेंड में। यूनिट सेकेंड है हमारा क्लाइमेटोलॉजी, यानी जलवायु विज्ञान। यहाँ पर हम जलवायु दशाएं देखेंगे, ह्यूमन का जलवायु पर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, एनवायरनमेंट का जो कैसे जलवायु पर इफेक्ट पड़ रहा है, और जो इफेक्ट पड़ रहा है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। कहता है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, जो हमारा वातावरण बना हुआ है, किन किन टॉपिक से बना हुआ है, किन किन चीज़ों को उसने मिश्रण कर रखा है, ताकि हमारा वातावरण जो बना हुआ है, वातावरण हमारे रहने अनुकूल है, कहाँ पर नहीं है, और जहाँ पर नहीं है वहाँ पर कैसे बिगड़ रहा है, इनको हम देखेंगे यहाँ पर। आइसोलेशन है, हीट बजट देखेंगे यहाँ पर अर्थ का, टेम्परेचर देखेंगे अर्थ का, प्रेशर एंड विंड देखेंगे, एटमॉस्फेरिक जो सर्कल है उसका, जैसे एयर मासेस है, फ्रंट्स है, अपर एंड सर्कुलेशन है उसके, जो पृथ्वी पर फ्रंट बन रहे हैं, चक्रवात की उत्पत्ति हो रही है। अब देख रहे हैं कि चक्रवात की जो अधिकता है इस समय बढ़ रही है, क्यों बढ़ रही है उसका रीज़न भी हम लोग देखेंगे। इन टॉपिक के अनुसार जब हम कवर करेंगे तो उन सबको हम देखेंगे। तो जिसके कारण जो साइक्लोन है वो उत्पन्न हो रहे हैं भारत में। आप देख रहे हैं भारत में जो चक्रवात है वर्तमान में बहुत सारे आ रहे हैं, वैश्विक स्तर पर अधिक से बड़े से बड़े चक्रवात उत्पन्न हो रहे हैं। यहाँ पर आप न्यूज़ में देखेंगे कि न्यूज़ आती है कि ये पिछले 100 सालों से बड़ा भी तूफान रहा, क्यों रहा और क्यों उत्पन्न हो रहा है, इन सबको हम टॉपिक पर कवर करते देखेंगे। साइक्लोन है और एंटी साइक्लोन है। यहाँ पर क्लाइमेट क्लासिफिकेशन हम कोपेन और थॉर्नथवेट देखेंगे। यहाँ से आपके 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर पुटअप होता है, ठीक है, कोपेन का और थॉर्नथवेट का। जो ENSSO है, इवेंट जैसे अल नीनो है आपका, ला नीना है, अल नीनो और ला नीना से भी 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप होता है, क्योंकि अल नीनो और ला नीना आप जानते हैं वैश्विक स्तर पर बहुत इफेक्ट डालता है प्रशांत महासागर में और भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखा गया है आपका अल नीनो का। अल नीनो जब आता है तो क्या होता है, भारत की जो मानसून है उसे गड़बड़ा देता है, तो इसे हम देखेंगे। साउथर्न जो ऑसिलेशन है उसे देखेंगे हम। मेट्रोलॉजिकल हैजार्ड्स जो है आपकी, हैजार्ड्स हमने अभी देखे, भूकंप है आपका, ज्वालामुखी है, सूखा है, तो चीज़ें पड़ती हैं, इन सबको हम देखेंगे। टॉर्नेडो है, थंडर स्टॉर्म है, हेलस्टॉर्म है, हीट एंड कोल्ड वेव्स हैं, ड्रॉट है, कोल्ड क्लाउड बस्ट है, ग्लेशियर लेक एंड आउटबस्ट है। इन सबको हम टॉपिक में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। क्लाइमेट चेंज में हम देखेंगे एविडेंस ऑफ कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द पास्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट। हमने चर्चा की थी ना अभी कि ह्यूमन का इन्वायरमेंट कैसे इफेक्ट पड़ रहा है, वो क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, उसे चेंजेस कर रहा है, और कहाँ पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, कहाँ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, तो इन सबको हम टॉपिक में कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट में हम आते हैं, यूनिट 3 हमारी कहती है समुद्र विज्ञान। यहाँ पर हम देखेंगे ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी में हम लोग ये चर्चा करेंगे कि ओशन जो हैं वो कैसे ह्यूमन के लिए, कैसे वर्ल्ड के लिए बहुत पावरफुल है। हम जानते हैं जितनी जैव विविधता हमारे स्थल पर पाई जाती है उससे कई अधिक समुद्र पर पाई जाती है। यहाँ पर हम देखेंगे रिलीफ ऑफ ओशन, ओशन पर कैसे विस्तार हो रहा है उसका, उस पर कैसे स्थायित्व बना हुआ है। कंपोजिशन में हम देखेंगे टेम्परेचर उसका, डेंसिटी, सैलिनिटी। सर्कुलेशन में देखेंगे हम उसका वार्म एंड कोल्ड करंट्स।
हम वहाँ पर देखते हैं जो ओशन हमारे बने हुए हैं, कहीं पर गर्म गर्म समुद्र पाया जाता है, कहीं पर ठंडा समुद्र पाया जाता है। तो वहाँ से जो करंट बनती हैं, धाराएं जो बनती हैं, वो किस दिशा से कहाँ की ओर बहेंगी वो हम देखेंगे। जो कोल्ड और वार्म जो करंट बहती हैं समुद्र में तो कैसे बहती हैं, डेंसिटी कारण बहती हैं, तापमान कारण बहती हैं, उनको हम देखेंगे। टाइड्स हैं, सी लेवल है, चेंजेस है, हम देख रहे हैं जो हमारा सी लेवल है वो चेंजेस हो रहा है, और ये हम देखेंगे क्लाइमेटोल ओशनोग्राफी में। जो हमारा सी लेवल है हम देख रहे हैं कि जैसे सी लेवल वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने के कारण सी लेवल बढ़ रहा है, क्योंकि बर्फ जो जहाँ पर जमा है वो बढ़ रही है, उसके कारण आपका समुद्र स्थल बढ़ रहा है। इसी कारण इसमें हम देखेंगे कि जो हमारी इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया देश है, उसने अपनी राजधानी परिवर्तन करने का फैसला भी लिया है। क्यों? क्योंकि जो उसकी राजधानी है जकार्ता, वो क्या कर रही है, स्थल में पानी में डूब रही है। इसी कारण उसने आने वाले भविष्य में संकट जो है उससे बचने के लिए अपनी राजधानी बदलने का फैसला ले भी लिया है। हैजार्डस जो इसमें देखेंगे सुनामी है और साइक्लोन है, इन दोनों की उत्पत्ति आपकी समुद्र से ही होती है, इसलिए इसको हम इसी चैप्टर पर देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट में हम आते हैं चौथी यूनिट हमारी कहती है ज्योग्राफी ऑफ एनवायरनमेंट। यहाँ पर हम देखेंगे ह्यूमन का एनवायरनमेंट से क्या रिलेशन है, वह कैसे एनवायरनमेंट को इफेक्ट कर रहा है। यहाँ पर कंपोनेंट रखे गए हैं, आपके इकोसिस्टम रखा गया है, ज्योग्राफी क्लासिफिकेशन है, एंड ह्यूमन इकोलॉजी है। ह्यूमन इकोलॉजी में फंक्शन जो है आपके जैसे ट्रॉपिक लेवल है, एनर्जी फ्लो है, साइकिल है। यहाँ पर साइकिल में जो इंपॉर्टेंट रखे गए हैं आपके केमिकल साइकिल है, कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है और ऑक्सीजन साइकिल है। फूड चेन हम देखेंगे, फूड चेन और फूड वेब। फूड चेन और फूड वेब में थोड़ा सा अंतर होता है, उसे हम डिफाइन करेंगे। एंड इकोलॉजिकल पिरामिड, पिरामिड भी यहाँ पर रखे गए हैं। ह्यूमन इंटरचेंज एंड इम्पैक्ट, यहाँ पर हमने चर्चा की थी ना कि ह्यूमन कैसे इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है, और कहाँ कहाँ पर उसके पॉजिटिव इफेक्ट हुए हैं, कहाँ कहाँ पर उसके नेगेटिव इफेक्ट हुए हैं। इन्वायरमेंटल इथिक्स एंड डीप इकोलॉजी। इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स तो हम देखेंगे ही, डिजास्टर भी देखेंगे, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, अर्बन हीट आइसलैंड है, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, वाटर पॉल्यूशन एंड डिग्रेशन। यहाँ पर हम देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग का एनवायरनमेंट पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसी कारण हर एक चीज़ में परिवर्तन करना पड़ रहा है हमको, हर एक चीज़ में परिवर्तन हो रहा है। समुद्र लेवल आप देख लें तो बढ़ रहा है, बर्फ देख लें तो उसको पिघल रही है, हीट आइसलैंड भी इसी कारण बन रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर अर्बनाइजेशन हो रहा है वहाँ पर बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, पक्के मकान बन रहे हैं और पेड़ों का कटाव हो रहा है। वहाँ पर पेड़ नहीं होने के कारण वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण वहाँ पर जो अन्य प्रदूषक हैं, जो हम जानते हैं जब गाड़ियाँ चलती हैं तो वहाँ से बहुत सारे प्रदूषक कण निकलते हैं, और जो ब्लैक कलर के कण निकलते हैं वो क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। जब कोई ब्लैक चीज़, हम जानते हैं जो ब्लैक चीज़ होती है वो किरणों की सातों रंग को एब्जॉर्ब कर लेती है। जब वो पूरी किरण को एब्जॉर्ब कर लेगी तो सीधी सी बात है वहाँ का टेम्परेचर ऑटोमेटिक बढ़ा देगी वो, ठीक है। इसी कारण आप देख रहे होंगे जो हीट आइसलैंड है वो अधिकतर मात्रा में अब बन रहे हैं, और वो सब क्या है, बड़े बड़े सिटी बन रहे हैं। नेशनल प्रोग्राम देखेंगे हम एंड पॉलिसीज देखेंगे। इनमें हम चीज़ों को देखेंगे कौन कौन से एनवायरनमेंट प्रोग्राम बनाए गए हैं, कौन कौन सी संस्थाएं चला रही हैं और कैसे इफेक्ट डाल रही हैं उसको। भारत में कौन कौन सी एजेंसियां हैं जो इस पर काम कर रही हैं, ठीक है। लीगल फ्रेमवर्क है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी है आपकी, इंटरनेशनल ट्रीटी है, कौन कौन सी संधियाँ हुई हैं पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण संरक्षण करने के लिए, और कहाँ कहाँ पर वो लागू हैं, भारत उसमें शामिल है या फिर नहीं है। इंटरनेशनल प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़, देखिए इंटरनेशनल प्रोग्राम और पॉलिसीज बहुत इफेक्ट करती हैं किसी भी एनवायरमेंट संरचना को बनाए रखने के लिए। जैसे आपकी यूएनओ है, आपकी यूएनईपी है, यूएनडीपी है, ये सब संस्थाएं जो हैं ये इन सबको संचालित करती हैं, और जो योजनाएं हैं वो कार्यान्वयन के लिए किसी किसी देश पर एक प्रतिबद्ध रूप से लागू भी करती हैं। जैसे आपको देख लें ब्रुटलैंड कमीशन आया था, क्योटो प्रोटोकॉल आई थी, एजेंडा 21 आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आए थे, और पेरिस एग्रीमेंट हुए थे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका जरूर पुट अप होता है, ओके। नेक्स्ट यूनिट में हम आते हैं, अगली यूनिट हमारी 5वीं यूनिट कहती है पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी। ये हमारी 5वीं यूनिट का टॉपिक है, और इसके अंदर जो सब टॉपिक है आपका वो है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। यहाँ पर हम जनसंख्या से संबंधित चीज़ों को देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि कैसे हो रही है, कहाँ पर अधिक हो रही है, कहाँ पर कम हो रही है, और कहाँ पर कम हो रही है, तो इन सबको हम देखेंगे, ठीक है। सोर्स ऑफ पॉपुलेशन, सोर्स ऑफ पॉपुलेशन हम देखेंगे, सेंसस है, सैंपल सर्वे है, एंड विटल सेटलमेंट, विटल स्टैटिक है, डाटा रिलायबिलिटी एंड एरर्स है। इसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन से डाटा जो हैं जनसंख्या में इफेक्ट डाल रहे हैं, जनसंख्या कहीं पर बढ़ रही है तो उसका इफेक्ट क्या है।
वर्ल्ड पॉपुलेशन हम देखेंगे यहाँ पर, और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए किसी भी जनसंख्या को बढ़ने के लिए कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे हम देख लें, अगर वहाँ पर स्थल अच्छा है, वहाँ पर समतल भूमि है, वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन अच्छा है, तो जनसंख्या वहाँ पर सीधी सी बात है बढ़ेगी। अब वहाँ पर अगर खाद्यान्न उत्पादन ही इतना नहीं है तो अब जनसंख्या कैसे बढ़ेगी। तो ये सब चीज़ें इफेक्ट डालती हैं किसी भी देश की जनसंख्या को बढ़ने के लिए। ठीक है, मीजर है, पैटर्न है, डिटर्मिनेटर्स हैं, और वर्ल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो ग्रोथ कैसे हो रही है। थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, देखिए थ्योरी पॉपुलेशन से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है, और यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ की है वो कई सारी थ्योरी दी गई है। जैसे आपका माल्थस का है, सेल्डर का है, एंड रिकॉर्डो का है, ये थ्योरी दी गई, इनकी हम चर्चा करेंगे। फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट, देखिए जो फर्टिलिटी और मोर्टेलिटी रेट अगर किसी देश का अच्छा होता है तो वहाँ की जनसंख्या स्थायित्व बना रहता है। अगर जनसंख्या स्थायित्व नहीं है तो वहाँ पर क्या होता है, भुखमरी है, गरीबी है, लाचारी, सब चीज़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो जनसंख्या किसी भी देश को वृद्धि करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एनालिसिस में हम देखेंगे इंडिकस है और डिटर्मिनिज्म एंड वर्ल्ड पैटर्न। वर्ल्ड पैटर्न में कैसे जनसंख्या है, कहाँ कहीं कहीं पर जनसंख्या के लिए नीतियाँ बनाई गई, कहीं कहीं पर नहीं बनाई गई हैं, तो वहाँ पर लागू हैं या फिर नहीं। जैसे भारत में अगर हम देखें तो जनसंख्या के लिए नीतियाँ बनाई गई हैं, लेकिन वो एक अच्छी क्रमबद्ध रूप से लागू नहीं हो पाई हैं। माइग्रेशन है, माइग्रेशन के भी चांसेस होते हैं, यहाँ से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है माइग्रेशन से, क्योंकि माइग्रेशन जो है किसी किसी देश में प्रतिबद्ध रूप से किया जाता है। कोई कोई हम देखते हैं जो कोई ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए जाता है, लेकिन कोई कोई क्या होता है जबरदस्ती उसको देश से बाहर निकाला जाता है। तो सब माइग्रेशन के रूप हैं, प्रतिरूप हैं, उनको हम देखेंगे। टाइप होते हैं, कॉजेस होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, एंड मॉडल्स होते हैं। तो मॉडल से भी 1 नंबर का क्वेश्चन आपका माइग्रेशन का बनता है। पॉपुलेशन कंपोजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक हम देखेंगे, उसमें एज, सेक्स, रूरल अर्बन और ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर एंड एजुकेशनल लेवल को हम देखेंगे जनसंख्या में। ठीक है, पॉपुलेशन पॉलिसीज एंड डेवलपमेंट एंड डेवलपिंग कंट्री। डेवलप कंट्री और डेवलपिंग कंट्री में पॉपुलेशन की जो नीतियां हैं वो कैसे बनाई गई हैं और उनको कैसे क्रमबद्ध रूप से लागू किया गया, उनको हम इस टॉपिक पर देखेंगे, यानी जनसंख्या भूगोल में। इसके अंदर नया जो सब टॉपिक आपका आता है वो आता है सेटलमेंट, यानी बस्ती भूगोल। इस पर हम देखेंगे रूरल सेटलमेंट है, उसके टाइप्स क्या है, पैटर्न क्या है, एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हो रही हैं सेटलमेंट। देखिए जब भी कोई भी शहर होता है, जब बसता है तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी भी सिटी को ग्रो करने के लिए। जैसे आपका हम देखें तो लैंड यूजेस है, चेंजेस है वहाँ के आपके, और ट्रांजिशन है आपका, और वहाँ का सेटलमेंट कैसा है। अगर हम देखते हैं जब भी कोई अगर बड़ी सिटी देखें तो वहाँ पर एक जगह आपको बहुत हायर सिटी मिलेगी और एक जगह आपको सेटलमेंट मिलेंगे जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी रहती हैं। तो वो उनका निर्माण कैसे हो जाता है वहाँ पर, तो उनको हम देखेंगे यहाँ पर ही। थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ टाउन्स, किसी भी शहर को उत्पत्ति के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं, उनकी जो थ्योरी है आपकी, गोडॉन चाइल्ड की है, हेनरी पेनरिक की है, लेविस मैमफोर्ड की है। मैमफोर्ड ने तो यहाँ तक 6 स्टेप भी दिए हैं यहाँ के किसी भी सिटी के ग्रो करने के लिए। ठीक है, उनको हम देखेंगे। अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट देखेंगे, डेवलपिंग कंट्री का हम देखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम आते हैं अर्बन सिस्टम में। अर्बन सिस्टम में हम देखेंगे किसी भी प्राइमेट सिटी को बनने के लिए क्या क्या चीज़ें आवश्यक होती हैं। सेंट्रल प्लेस थ्योरी से आपका 1 नंबर क्वेश्चन बनता है, जो क्रिस्टलन एंड लॉज का सिद्धांत दिया गया है, यहाँ से आपका 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ सिटी का क्या होना चाहिए, मॉडल्स ऑफ अर्बन एंड उसका यूज क्या होना चाहिए। इसके आपके बर्गेस और हैरिस और उलमैन के भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी 1 नंबर का आपका क्वेश्चन बनता है। यानी जो सेटलमेंट ज्योग्राफी है यहाँ से आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से पुटअप होता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे जो आपकी ग्लोबल सिटीज़ हैं, एजेड सिटीज़ हैं, चेंजिंग अर्बन फॉर्म्स हैं, वो कैसे चेंज हो रहे हैं। हम देख रहे हैं अगर हम किसी सिटी में जाते हैं और वहाँ पर फिर 10 साल बाद जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ का स्ट्रक्चर जो होता है बहुत कुछ चेंजेस हुआ मिलता है। ठीक है, तो उन सबको हम यहाँ पर देखेंगे। और जो सिटी होती हैं वहाँ पर पॉवर्टी कैसे उत्पन्न होती है, और वहाँ पर जो स्लम्स एरिया है, इनफॉर्मल सेक्टर ग्रोथ है, क्राइम है, सोशल एक्सक्यूजन है, ये सब चीज़ें वहाँ पर जरूर उत्पन्न होती हैं, और कैसे उत्पन्न होती हैं, उसके रीज़न क्या होते हैं, उन सबको हम देखेंगे। ठीक है, इसी का अगले जो सब टॉपिक है आपका ये खत्म होता है। इसके बाद हम आते हैं आपके अगले यूनिट में। यहाँ पर है आपका ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड रीजनल डेवलपमेंट, यानी आर्थिक गतिविधि और क्षेत्रीय विकास। यहाँ पर हम
क्षेत्रीय विकास के बारे में समझेंगे। इसके अंदर जो सब टॉपिक है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी को हमने रखा है। देखिए किसी भी देश को विकास करने के लिए उसकी आर्थिक व्यवस्था जो है बहुत मजबूत होनी चाहिए। अगर हम चर्चा करें चाइना की पहले आर्थिक व्यवस्था इतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन जब भी मजबूत हुई तो अब देखिए अब वो कितना ग्रो कर रहा है, यहाँ तक कि वो अमेरिका को भी अपने आगे कुछ नहीं समझता है। क्यों? क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है। पहले सैन्य व्यवस्था के आधार पर माना जाता था कि देश विकास में है या विकसित है, लेकिन अब क्या है, आर्थिक विकास के आधार पर माना जाता है। तो किसी भी देश की अगर अर्थव्यवस्था मजबूत है तो इसका मतलब वो देश आगे ग्रो कर रहा है। फैक्टर अफेक्टिंग स्पाइटल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। देखिए जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें आपका प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर और क्वार्टरली सेक्टर जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। अगर किसी देश की जो प्राइमरी सेक्टर ही कमजोर है तो वो सेकेंडरी और थर्ड है और आपका फोर्थ जो पिलर होते हैं उन पर इफेक्ट करता है। कहीं कहीं पर मान लीजिए लैंड यूजेस है ही नहीं, वहाँ पर कृषि एग्रीकल्चर नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करता है, अगले सेक्टर पर ध्यान देता है। लेकिन जहाँ पर ये चारों सेक्टर मजबूत होते हैं तो वो देश बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे हम देखें प्राइमरी में आप क्या आएगा, जैसे आपका नेचुरल रिसोर्सेस हैं, कृषि उत्पादन है, ये सब चीज़ें आएंगी। सेकेंडरी में क्या आता है, जो हम प्राइमरी से चीज़ें लेते हैं और सेकेंडरी में बनाते हैं तो वो हमारे आएंगी सेकेंडरी चीज़ें में। जैसे आपका उत्पादन हो गया, लौह उत्पादन हो गया, आटा हो गया, जो हम प्राइमरी से सेक्टर से प्राप्त कर उसका प्रोसेस करते हैं वो आपका सेकेंडरी में आएगा। टर्सरी में क्या आएगा, सेवा क्षेत्र आता है, सर्विसेज जो टीचर है आपका। क्वार्टरली में क्या आएगा, जैसे आपके रिसर्च सेंटर जो होते हैं वो आपके आते हैं क्वार्टरली में। यहाँ पर हम देखेंगे नेचुरल रिसोर्स, उसका क्लासिफिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम। उसके क्लासिफिकेशन क्या है, कौन कौन से पाए जाते हैं उस देश में, डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ पर है, सब देशों का अलग अलग होता है, और उसकी जो यूज़ करने प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो प्रॉब्लम्स क्या हैं। हम देखते हैं कि किसी किसी देश में नेचुरल रिसोर्स अधिक मात्रा में हैं तो, लेकिन क्या है कि वो उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, और कहीं कहीं पर हैं तो उन्होंने इतना यूज़ कर लिया कि वो खत्म होने के कगार पर आ गए हैं। तो क्या क्या प्रॉब्लम आ रही हैं उन सबको हम देखेंगे। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही चीज़ है। अगर हम अपने नेचुरल रिसोर्स का मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सीधी सी बात है हम उनका उपभोग सही से नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है वो रिसोर्स हमारे ख़त्म हो जाएं और हम समझ भी ना पाएँ कि हमने उनको कैसे यूज़ करना था, और आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो फिर कौन से रिसोर्स का वो यूज़ करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यही है कि हम नेचुरल रिसोर्स का जो मैनेजमेंट है वो अच्छे तरीके से करें ताकि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होती है वो भी उनका यूज़ कर पाए। इसे हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। वर्ल्ड एनर्जी क्राइसिस क्या है, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्री के बारे में हमने चर्चा की थी ना अभी, कि जो डेवलप कंट्री हैं वो तो उन्होंने इतना एनर्जी का यूज़ किया है, उनके पास जो रिसोर्सेज थे कि अब वो ख़त्म होने के कगार पर आ गए हैं। और जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी ही नहीं कि वो जो उसके पास नेचुरल रिसोर्स हैं उनका यूज़ कर पाए। तो ये सब प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही हैं आजकल। तो इस टॉपिक में हम इतना ही देखेंगे। जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है इसका एग्रीकल्चर जियोग्राफी। यहाँ पर हम कृषि से संबंधित चीज़ों को देखेंगे। एग्रीकल्चर कहाँ पर कैसी है, कैसी लैंड है, फर्टाइल है या अनफर्टाइल है, वहाँ पर किन किन फसलों का उत्पादन हो रहा है और कौन सी फसलों का उत्पादन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या क्या पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यहाँ पर हम देखेंगे एग्रीकल्चर लैंड के बारे में। तो यहाँ पर लैंड कैपेबिलिटी है, क्लासिफिकेशन है उसका, लैंड यूजेस है, प्लानिंग है। किसी भी लैंड को यूज़ करने के लिए उसकी प्लानिंग करनी बहुत आवश्यक है। अगर हमने उसकी प्लानिंग नहीं कर रखी है तो हम उस पर कुछ भी नहीं उत्पादन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर फसल को उत्पादन करने के लिए उसके कुछ चीज़ों का आवश्यक होना जरूरी है लैंड में, ठीक है। इसीलिए हम पोषक तत्वों का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम ज़्यादा कर लेते हैं पोषक तत्वों का इस्तेमाल तो क्या करते हैं, फिर वो हमारी ह्यूमन बॉडी में जाते हैं, फिर इफेक्ट करते हैं, फिर बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न हर देश के अलग अलग होते हैं, उनको हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखेंगे मेथड ऑफ डिलिनेटिंग क्रॉप कॉम्बिनेशन, हम क्रॉप कॉम्बिनेशन कैसे करें जिससे फसल हमारी अच्छी उत्पादक हो। इसके बाद हम देखेंगे वॉन थ्यूनेन का कृषि मॉडल। यहाँ से भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन जरूर आता है, जो इस बार नेट हुआ है आपका, वहाँ से आपका 1 नंबर क्वेश्चन यहाँ से जरूर पुट अप हुआ है। वॉन थ्यूनेन के कृषि के मॉडल से 1 नंबर क्वेश्चन आया है। मेजरमेंट एंड डिटर्मिनिज्म ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, रीजनल वेरिएंट्स एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ वर्ल्ड में एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, जैसे यूएसए का हम देखें तो अलग है, वहाँ पर ट्रक फार्मिंग का दिखता है, भारत में अलग है, चाइना में अलग है, जापान में अलग है। तो इन सबको हम इस टॉपिक पर कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कहता है इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी, औद्योगिक भूगोल। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ज्योग्राफी हमारी इंडस्ट्री में कैसे इंक्लूड हुई। पहले हम कृषि को महत्व देते थे,
जहाँ की जिस देश की कृषि अच्छी होती थी वो देश विकसित होता था। लेकिन जब से इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्री ने पूरे वर्ल्ड वाइड को अपने अकॉर्डिंग बना लिया। जहाँ पर इंडस्ट्री अधिक है वहाँ पर वो देश क्या कर रहा है, विकास अधिक कर रहा है। तो यहाँ पर क्लासिफिकेशन देखेंगे इंडस्ट्री कैसे कैसे है, कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री है या फिर कहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री होनी चाहिए। फैक्टर ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यहाँ से भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि अगर मान लीजिए कोई इंडस्ट्री हम स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए कौन कौन चीज़ों का आवश्यक होना आवश्यक है और कहाँ पर हम उसका उत्पादन कर सकते हैं अधिक। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, यहाँ पर ये वेबर का जो मॉडल है, EM होवर का मॉडल है, अगस्त लॉस का मॉडल है और प्रीड और DM स्मिथ का मॉडल है। यहाँ से भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। वर्ल्ड इंडस्ट्रियल रीजन कौन कौन से हैं विश्व के तौर पर कौन कौन से, जैसे आपका रूस में हम देखें, अमेरिका में देखें, कनाडा में देखें, चाइना में देखें, भारत में देखें, तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल रीजन अलग अलग क्षेत्र में बांट दिए गए हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यहाँ पर हम देखते हैं जब से LPG नीति आई है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, ये जो नीतियाँ आई हैं तो उसने वर्ल्ड वाइड पर कैसे इफेक्ट डाला है, कैसे पूरे वर्ल्ड को एक व्यापार का मंडल बना रखा है और हर ट्रेड हर जगह होता है। WTO की क्या भूमिका है वर्ल्ड ट्रेड में करने में, इन सबको हम इस टॉपिक पर देखेंगे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन लेस डेवलप कंट्री, जो कंट्री कम डेवलप है वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का इफेक्ट पड़ रहा है, जो डेवलप कंट्री हो चुका है वहाँ पर वो कैसे इम्पैक्ट डाल रहा है। हाँ, अगर हम देखें जो हमारी भारत की स्वतंत्रता थी वहाँ पर हम अंग्रेजों को देखें तो उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ सामान प्रोड्यूस करते थे और भारत में बेच देते थे सस्ते दामों में। तो क्या हुआ, भारत की जो इकोनॉमी है वो गिरती गई। तो वही इफेक्ट आज के युग में भी देखने को मिल रहा है कि चाइना क्या कर रहा है, इतना माल प्रोड्यूस करता है और किसी देश में इतना डंप कर देता है कि लोग वहाँ खरीदना ही पड़ता है। इतना सस्ता अगर सामान देगा सीधी बात है लोग खरीदेंगे, जब वहाँ की इकोनॉमी मजबूर हो जाएगी तो फिर उन्हें वो कर्ज देता है। तो ये चीज़ चाइना यूज़ करता है। टूरिज्म इंडस्ट्री क्या है, वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ICT का यूज़ हम देख रहे हैं कोरोना काल में बहुत सारा हुआ है, हर कंट्री ने ICT का यूज़ किया है। इंडस्ट्रियल क्षेत्र में देख लें, सेवा क्षेत्र में देख लें, एजुकेशन सेक्टर में देख लें, बैंकिंग क्षेत्र में देख लें, तो ICT का यूज़ बहुत हुआ है। एंड नॉलेज प्रोडक्शन, एजुकेशन एंड रिसर्च डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इन सब चीज़ों में इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी कैसे यूज़ हो रहा है उनको हम इस टॉपिक पर देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जियोग्राफी ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेंड। किसी भी देश को अधिक से अधिक विकास करने के लिए वहाँ की सड़कों का होना यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यमों का होना अति आवश्यक है। अगर वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का माध्यम जो है कमज़ोर है तो सीधी सी बात है वो देश धीमे मात्रा में ग्रो कर पाएगा। क्यों, अगर सड़कें मजबूत हैं सीधी सी बात है हम ट्रांसपोर्ट को जल्दी से हम पहुँचा पाएंगे। अब सड़कें ही मजबूत नहीं, अच्छी नहीं तो हम ट्रांसपोर्ट 2 दिन लग जाएंगे हमको। अगर हमारी जल परिवहन क्षमता अच्छी है, वायु परिवहन क्षमता अच्छी है, रेल परिवहन क्षमता अच्छी है, तो सीधी सी बात है हम उस चीज़ों को आसानी से टाइमली पहुंचा पाएंगे। तो टाइमली किसी भी कंट्री की जो व्यवस्था है वो ग्रो करेगी। थ्योरी एंड मॉडल ऑफ स्पाइटल इंटरेक्शन एडवर्ड उलमैन और EM हस्ट का है, इंपॉर्टेंट है ये। स्पाइटल फ्लो एंड मॉडल्स में हम देखेंगे ग्रेविटी मॉडल, यहाँ से भी 1 नंबर क्वेश्चन आता है। कोई भी अगर वस्तु को हम खरीदने जाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर हम देख लें, अगर हम रेडियो खरीदने जाते हैं तो हम कितनी दूरी तय कर सकते हैं, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। लेकिन अगर हम गाड़ी खरीदने जाएं 4 व्हीलर तो हम लगभग 400 किलोमीटर है, 300 किलोमीटर इतनी दूरी तय कर सकते हैं। हम रेडियो खरीदने 500 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं। तो ये आता है ग्रेविटी मॉडल के अंदर, कोई भी वस्तु जो है हम कितनी दूर तक खरीदने की क्षमता है। अगर हम कहें टॉफी खरीदने जाना है हमको 500 किलोमीटर तो नहीं जा सकते हैं, सीधी सी बात है। तो ये ग्रेविटी मॉडल के अंदर हम देखेंगे। वेरिएंट देखेंगे इसके, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हमारी WTO संस्था है वो कब स्थापित हुई, उसका कार्य क्या है, ये पहले किस नाम जानी जाती थी, हम इस टॉपिक पर ही चर्चा करेंगे। ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न, अभी हमने चर्चा की थी ना LPG की, तो यहाँ पर हम उससे देखेंगे। प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट ऑफ इंटर एंड इंट्रा रिलीजन कोऑपरेशन एंड ट्रेड, जो बहिर्व्यापार है यानी देश विदेशों में जो व्यापार होता है और जो आंतरिक व्यापार होता है उस पर क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो कैसे हो रहा है देश विदेशों में, उनकी चर्चा हम इस टॉपिक पर करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर हम आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है रीजनल डेवलपमेंट। इस पर हम क्षेत्रीय विकास को देखेंगे। देखिए जो हर देश होता है उसके कई क्षेत्र में बटा हुआ होता है, क्योंकि हर क्षेत्र सेम नहीं होता। अगर हम चर्चा करें उत्तरी भारत की और दक्षिणी भारत की तो दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग हैं। जो योजनाएं हम उत्तरी भारत में लागू कर सकते हैं वो दक्षिण भारत में लागू नहीं कर सकते हैं, और वही योजनाएं
पूर्वोत्तर के राज्यों में लागू नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सबका क्षेत्रीय विकास अलग है, सबका क्षेत्रीय पैटर्न अलग है, इसलिए हर क्षेत्र के लिए अलग अलग योजनाएं बनाई जाती हैं। तो टोपोलॉजी ऑफ रीजन्स में फॉर्मल एंड फंक्शनल रीजन, वर्ल्ड रीजन डिस्पैरिटीज, थ्योरी ऑफ रीजनल डेवलपमेंट, यहाँ पर हम देखेंगे एल्बर्ट ओ और हिस्मैन की और गुन्नार मिर्डाल सा की, जॉन फ्राइडमैन की। इन सब जो इनके जो थ्योरी दी है उनको हम देखेंगे। यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन आपका पुटअप होता है। डिपेंडेंसी थ्योरी ऑफ अनडेवलपमेंट, जो क्षेत्र अनडेवलपमेंट है वहाँ पर थ्योरी कैसी लागू होती है। ग्लोबल इकोनॉमिक ब्लॉक्स, जो कुछ इकोनॉमिक ब्लॉक्स होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई क्षेत्र का हम देख लें, अगर हम चर्चा करें किसी क्षेत्र की, जैसे बंगलौर की चर्चा करें, तो क्या एक ब्लॉक है एक टाइप का, वहाँ पर डेवलपमेंट बहुत अधिक मात्रा में है, उसके आसपास डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा क्योंकि सब कंपनियां वहाँ पर ही कार्य कर रही हैं। रीजनल डेवलपमेंट एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, जो रीजनल डेवलपमेंट है मतलब जो क्षेत्रीय विकास है उस पर कैसे मूवमेंट किए जा रहे हैं भारत में और वर्ल्ड पर, ठीक है, इस टॉपिक हम देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट हमारी कहती है, 7वीं यूनिट हमारी कहती है कल्चर, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी। यहाँ पर हम देखेंगे संस्कृति, सामाजिक और राजनीतिक भूगोल। यहाँ पर हम देखेंगे किसी भी क्षेत्र की संस्कृति क्या होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, कैसे नष्ट होती है, कब तक चलती है, उसके उत्पन्न होने के कारण क्या होते हैं, नष्ट होने के कारण क्या होते हैं, इन सबको हम इसी टॉपिक पर देखेंगे। तो इस पर जो पहला सब टॉपिक है आपका कल्चर एंड सोशल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक और सामाजिक भूगोल। यहाँ पर हम देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर, कल्चर कॉम्प्लेक्स, एरिया एंड रीजन, कल्चर हेरिटेज, कल्चर इकोलॉजी, कल्चर कन्वर्जेंस, सोशल स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सोशल वेल बीइंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ और सोशल एक्सक्लूजन से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कहाँ की क्वालिटी किस देश की कैसी है, और जैसे हम देखते हैं ना उसकी वहाँ की जीवन प्रत्याशा अच्छी होती है, उसके कुछ रीज़न होते हैं जीवन प्रत्याशा अच्छे होने के, ठीक है, तो उन सबको यहाँ पर देखेंगे। स्पाइटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, हम देखते हैं जो भी कोई भी कंट्री हो या कोई भी राज्य हो, कोई भी क्षेत्र हो, वो बहुत सारे पार्टों में बटा हुआ होता है। कुछ जैसे ट्राइबल एरिया होते हैं, कुछ कास्ट के कारण बटे होते हैं, कुछ रिलीजन के कारण बटे होते हैं और कुछ लैंग्वेज के कारण बटे हुए होते हैं। ये क्षेत्र आपको, ये विविधता देखने को आपको हर कंट्री पर मिलेगी, तो उनको हम अध्ययन करेंगे कैसे कैसे बटे होते हैं और वहाँ पर कैसी योजनाएं लागू की जाती हैं। एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ, डिजीजेस हैं, इकोलॉजी है, न्यूट्रिशनल स्टेटस है आपके, स्पाइटल एंड सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन एंड पैटर्न विद स्पेशल रेफरेंस ऑफ इंडिया। इंडिया के रेफरेंस में हम देखेंगे क्षेत्रीय विविधता को। हेल्थ केयर प्लानिंग क्या है भारत में या वैश्विक स्तर पर, और पॉलिसीज इन इंडिया, इंडिया में कौन कौन सी पॉलिसी चल रही है हेल्थ केयर को लेकर। मेडिकल टूरिज्म इन इंडिया, मेडिकल टूरिज्म का इंडिया में कैसा इफेक्ट रहा है या डेवलप है या नहीं। वैसे तो इंडिया में मेडिकल टूरिज्म बहुत कम मात्रा में डेवलप है, लेकिन फिर भी उसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। इसका नेक्स्ट सब टॉपिक कहता है पॉलिटिकल ज्योग्राफी। देखिए कोई भी देश हो, उसे भविष्य में आगे बढ़ाने के लिए या उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए या कमजोर करने के लिए पॉलिटी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जो पॉलिटिक्स होती है वहाँ की, उस देश को आगे बहुत बढ़ा सकती है, क्षेत्रीय व्यापार कर सकती है, देश विदेश व्यापार बढ़ा सकती है। इसलिए किसी भी देश की जो पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाउंड्री एंड फ्रंटियर्स देखेंगे हम, यानी सीमाएं और सीमांत। सीमाएं और सीमांत में बिल्कुल छोटा सा अंतर होता है, उसको हम देखेंगे। हार्टलैंड एंड रिमलैंड थ्योरी, देखिए जो हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी थी, इसने विदेशों में यानी अमेरिका में, ब्रिटेन और रूस ने इन पर बहुत महत्व दिया। क्यों? क्योंकि जब हम देखते हैं कि रूस क्या है, पूरे विश्व पर अपना कब्जा जमाना चाहता था, तो उसने इन थ्योरी का इफेक्ट पड़ा, हार्टलैंड और रिमलैंड थ्योरी का। अमेरिका क्या, अमेरिका भी इसी थ्योरी को अपनाकर उसने अपनी वायुसेना मजबूत की, वो भी पूरे वैश्विक स्तर पर अपना कब्जा जमाना चाहता था। तो ये थ्योरी इस स्तर को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इनको रखा गया है और ये इंपॉर्टेंट भी है। इनसे पूछा जाता है क्वेश्चन हार्टलैंड थ्योरी किसने दी, रिमलैंड थ्योरी किसने दी, तो यहाँ से भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है। ट्रेंड्स एंड डेवलपमेंट इन पॉलिटिकल ज्योग्राफी, ज्योग्राफी ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म इन इंडिया, इंडिया में जो है कैसे चुनाव सुधार हो रहे हैं, कैसे रिफॉर्म किए जा रहे हैं, उन सबको देखेंगे। डिटर्मिनिज्म ऑफ इलेक्शन बिहेवियर, जियो पॉलिटी ऑफ क्लाइमेट चेंज, देखिए जो पॉलिटी है आपकी क्लाइमेट चेंज में इफेक्ट करती है, क्योंकि योजनाएं हैं, वहाँ की जो कार्य चीज़ें हैं, कार्य संबंधी चीज़ें हैं, वो सब वही डिफाइन करती है। वो हर एक निर्णय लेती है कि कौन चीज़ कहाँ पर लागू होनी है,
और कैसे वहाँ की जियोपॉलिटी आपकी वो इफेक्ट डालेगी। जियोपॉलिटी ऑफ वर्ल्ड रिसोर्सेज में क्या योगदान देती है, जियोपॉलिटी ऑफ इंडियन ओशन क्या है। हम जानते हैं कि भारत एक तटीय देश है, वहाँ पर आपका ओशन मौजूद है जिसका हम यूज़ करते हैं। अब वहाँ पर हम कैसे ओशन का यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम चाइना की बात करें और जापान की बात करें तो वो एक एक दिन में इतनी मछलियाँ पकड़ लेते हैं कि वहाँ पर मछलियाँ की संख्या इतनी घटती जा रही है कि वहाँ पर मछलियाँ बच ही नहीं रही हैं, कुछ कुछ प्रजातियाँ तो नष्ट होती जा रही हैं। तो ये सब मिसयूज़ है और ये सब देखेंगे हम इंडिया के बारे में। रीजनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोऑपरेशन, इससे हम देखते हैं सार्क है, एशियन है, ओपेक है, ईयू है। ये सब जो संस्थाएं हैं किसी एक उद्देश्य से बनाई गई हैं ताकि हम किसका यूज़ कैसे करना है, कौन कौन से कंट्री भागीदार होंगे, हम मिलकर काम करें और इस चीज़ को महत्व दें। तो ये जो आपके संघ हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आपका क्वेश्चन पुट अप होता है कि जैसे इंडिया है कौन से संघ में शामिल है या नहीं, इस संघ की स्थापना कब हुई, इसकी चर्चा हम इसी टॉपिक पर करेंगे। न्यू पॉलिटी ऑफ वर्ल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हैं वर्ल्ड में रिसोर्सेज हैं उसके लिए क्या क्या योजनाएं बनाई जा रही है। जैसे आपके देखें कि यूएनओ ने क्या बनाया है और यूएनओ ने कौन कौन चीज़ों को महत्व दिया है कि सब सोलर विंड है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, तो इन सबको कैसे महत्व दिया जा रहा है, कैसे इनका यूज़ करना है, कौन कौन से देश यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सबको हम देखेंगे पॉलिटिकल ज्योग्राफी के अंदर। अगली यूनिट हमारी कहती है ज्योग्राफिकल थॉट। इस पर हम चर्चा करेंगे कौन कौन से जो ज्योग्राफर्स रहे उन्होंने कौन कौन से थॉट्स दिए और उनका क्या महत्व रहा। अगले जो ज्योग्राफर थे उन्होंने उन्हीं थॉट को लेकर कैसे कुछ नए प्लान्स दिए और उनको महत्व दिया गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कंट्रीब्यूशन जो रहा, ग्रीक है, रोमन है, अरब के हैं, चाइनीज़ एंड इंडियन जो स्कॉलर रहे हैं उन्होंने बहुत सारा योगदान दिया है। ज्योग्राफी हम अगर पहले चर्चा करें तो पहले हमें मैप तक नहीं पता था कि पृथ्वी का मैप कैसा है या पृथ्वी कैसी है, लेकिन आज अगर हम चर्चा करें तो पृथ्वी का स्वरूप हम जानते हैं, ज्योग्राफर्स घूमे हुए हैं और वहाँ के जो कुछ रिसोर्सेज उन्होंने सब कुछ दिया है। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ ज्योग्राफर जैसा आपका बरहेंस है, वरेनियस है, इमैनुअल कांट है, अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट है, कार्ल रिटर है, सेफर है एंड हर्टसोन है। यहाँ सबसे आपका लगभग 5 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होता है इस टॉपिक से। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ डार्विन, जो डार्विन की थ्योरी थी उसने क्या इम्पैक्ट डाला ज्योग्राफर पर। बहुत सारे ज्योग्राफर्स ने डार्विन के सिद्धांत को लेकर बहुत सारी थ्योरियां भी दी, उनको हम चर्चा करेंगे। कंटेम्प्रेरी ट्रेंड इन इंडियन ज्योग्राफी, उस समय में जो इंडिया में क्या ट्रेंड रहा ज्योग्राफी का। हम जानते हैं कि जो हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं इंडिया की ज्योग्राफिक चीज़ें सब नष्ट हो चुकी हैं। भारत में कोई भी ऐसा नहीं रहा ग्रंथ जो इंडिया की ज्योग्राफिक मजबूत करता हो। कुछ जो प्राचीन काव्य जो रहे गुप्त काल में, मौर्य काल में, जो विदेशी आए आपके, उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा हुआ है, वही हमारे पास प्राचीन ग्रंथ बचे हुए हैं। थीमेटिक एंड मैथोलॉजिकल कंट्रीब्यूशन देखेंगे, मेजर ज्योग्राफिकल ट्रेंड्स देखेंगे, जैसे अर्थ साइंसेस है, मैन एनवायरमेंट रिलेशनशिप है, एरिया स्टडी है एंड स्पाइडर एनालिसिस है। डुअलिज्म देखेंगे, देखिए ज्योग्राफी में डुअलिज्म बहुत रहा, जब से ज्योग्राफी शुरू हुई है वहाँ से डुअलिज्म बना ही रहा है। यहाँ पर हम देखेंगे फिजिकल वर्सेस ह्यूमन में डुअलिज्म क्या रहा, रिलीजन वर्सेस सिस्टमेटिक में डुअलिज्म क्या रहा, क्वालिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव में डुअलिज्म बना रहा, और आइडियोग्राफिकल वर्सेस नोमैथेटिक में आपका डुअलिज्म बना रहा। ये आपके 4 टॉपिक है, यहाँ से भी आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि कौन कौन में द्वैतवाद बना रहा। पैराडिम स्विफ्ट जो है आपका पर्सपेक्टिव इन ज्योग्राफी, इसका आपका पॉजिटिव में आपका बिहेवियरलिज्म है, ह्यूमैनिटिज्म है, स्ट्रक्चरलिज्म है और फेमिनिज्म है और आपका पोस्ट मॉडर्निज्म है। इन सब टॉपिक को हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो आपका ज्योग्राफिकल टेक्निक। यहाँ पर हम देखेंगे ज्योग्राफी ने किस स्टेप से, अपने पहले स्टेप से लाकर आज जो वर्तमान जो स्टेप खड़ा हुआ है ज्योग्राफी, कैसे हम अर्थ का मैप देख सकते हैं, कैसे हम सैटेलाइट के माध्यम से अन्य ग्रहों को देख सकते हैं, कैसे हम उनका थीमेटिक मैप बनाते हैं, कौन कौन सी वेव इसका इस्तेमाल करते हैं, किस वेव से कौन सी तरंगदैर्घ्य निकलती है, यहाँ पर हम देखेंगे इसी चैप्टर में। सोर्सेज ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन एंड डाटा, स्पाइटल एंड नॉन स्पाइटल, टाइप्स ऑफ मैप हैं, टेक्निक हैं, मैप की जो मेकिंग है, कैसे कैसे हम मैप बनाते हैं, थीमेटिक मैप होते हैं आपके वर्ल्ड के, उनको हम देखेंगे। क्लोरोफेटिक मैप है आपका, इरेसिटिक मैप है आपका, और डिस्मेट्रिक मैप है आपका क्रोमैटिक मैप है आपका, फ्लो मैप है आपके। ये सब मैप के टाइप्स हैं जो ज्योग्राफी में आपके यूज होंगे। डाटा
रिप्रेजेंटेशन है आपका मैप में, जैसे पाई चार्ट में हम देखते हैं, बार ग्राफ में देखते हैं, लाइन ग्राफ में देते हैं टॉपिक को। और जीआईएस का यूज़ हम कैसे करते हैं, ग्लोबल इंडिकेशन सिस्टम का हम यूज़ कैसे करते हैं ज्योग्राफी में। इसी पर हम देखते हैं एक टॉपिक है आपका बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट का ज्योग्राफी में कैसे यूज़ करते हैं, हम वहाँ के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कैसे करते हैं। हम सैटेलाइट को हम छोड़ते हैं पृथ्वी से और फिर हम देखते हैं कि कहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा मात्रा में है, कहाँ पर किस चीज़ की उपलब्धता है और कहाँ पर नहीं है। यहाँ हम इसी से इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे एलिमेंट ऑफ एयर फोटो एंड सैटेलाइट है, इमेज इंटरप्रेशन है एंड फोटोग्रामेट्री है। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो सैटेलाइट है वो कैसे किसी की इमेज बनाता है। वृक्ष है वहाँ पर तो कैसी इमेज बनाएगा, सूखा पड़ा है वहाँ पर तो कैसी इमेज बनाएगा, कौन सी फसल खड़ी है वहाँ पर तो कैसी इमेज बनाएगा, वहाँ पर रेगिस्तान है तो कैसी इमेज बनाएगा, उसको हम चर्चा यहाँ पर इस टॉपिक पर करेंगे। टाइप्स ऑफ एरियल फोटोग्राफिक्स, डिजिटल इमेज एंड प्रोसेसिंग, डेवलपमेंट इन रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड बिग डाटा शेयरिंग एंड इट्स एप्लीकेशन इन नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन इंडिया। इंडिया के माध्यम में देखेंगे जो डाटा शेयरिंग है, जो बिग डाटा होता है इंडिया कैसे शेयर करता है अन्य देशों के माध्यम से, कैसे संस्थाएं काम कर रही हैं इस डाटा को शेयर करने में, उन सबको देखेंगे। जीपीएस ग्लोबल पोजीशन सिस्टम का हम कैसे यूज़ करते हैं, जैसे स्पेस है आपका, ग्राउंड कंट्रोल एंड रिसीवर सेगमेंट है एंड एप्लीकेशन है इसके, इन सब की चीज़ों को हम टॉपिक को इसी टॉपिक पर कवर करेंगे, ठीक है। इसी के अंदर कुछ टॉपिक हैं जैसे आपका एप्लीकेशन ऑफ मीज़र, आपका सेंट्रल टेंडेंसी, आपके यहाँ केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होगी आपकी, वहाँ पर थोड़ी मैथमेटिकल भी यहाँ पर रखा गया है ताकि जो कुछ क्वेश्चन पुटअप होते हैं उनको हम सॉल्व कर सकें। डिस्पायरेशन एंड इनइक्वलिटीज, सैम्पलिंग प्रोसीड्यूर एंड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी डाटा को एनालिसिस करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी सैम्पलिंग हमको करनी पड़ती है डाटा को, तो उन्हीं को हम इसी टॉपिक पर देखेंगे। उसकी कुछ थ्योरियाँ होती हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट यूनिट पर। 10वां यूनिट हमारा लास्ट यूनिट है जो है इंडियन ज्योग्राफी यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया के बारे में जो जो टॉपिक पर रखे गए हैं उनको हम कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। टॉपिक रखा गया है मेजर फिजियोग्राफी रीजन एंड इट्स देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम देखेंगे ड्रेनेज सिस्टम, भारत में कौन कौन सा प्रवाह तंत्र है। भारत में 2 प्रकार का प्रवाह तंत्र है, हिमालयन एंड पेनिनसुला। हम देखेंगे जो पेनिनसुला का प्रवाह तंत्र है यानी आपका दक्षिण भारत का हम देखेंगे, और हिमालय का प्रवाह तंत्र देखेंगे। तो हिमालय में नदियाँ कैसे निकलती हैं, वो सतत प्रवाहिनी कैसी हैं, वहाँ पर हर समय पानी कैसे बना रहता है, वो सूखती क्यों नहीं है, और उन पर पानी अधिक मात्रा में रहने के कारण वो कैसे डेल्टा का निर्माण करती हैं। और यहाँ पर हम देखेंगे पेनिनसुला में ये नदियाँ सूख क्यों जाती हैं, इन पर पानी कम क्यों होता है, पानी अधिक मात्रा में कब होता है, और ये डेल्टा क्यों नहीं बना पाती हैं। पूर्व की तरफ अगर बहती हैं तो डेल्टा बनाती हैं, जबकि पश्चिम की तरफ बहती हैं डेल्टा नहीं बना पाती हैं। इसके रीज़न हम देखेंगे इसी टॉपिक पर। क्लाइमेट में हम देखेंगे सीजनल वेदर और कैरेक्टरिस्टिक क्लाइमेट डिवीजन। इंडिया मानसून देखेंगे, मानसून हमने देखा था कि ला नीना और एल नीना है वो कैसे इफेक्ट करता है मानसून को। हिमालयन क्रायोस्फीयर, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, भारत में कैसे कैसे टाइप्स हैं और क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। जैसे आपका हम सॉइल की चर्चा करें, वेजिटेशन की चर्चा करें, वाटर की चर्चा करें, मिनरल एंड मरीन रिसोर्स की चर्चा करें हम, तो भारत में क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कहाँ पर अधिक मात्रा में कहाँ पर कम मात्रा में पाए जाते हैं। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो स्पाइटल पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे हम। ग्रो एंड कंपोजिशन, जैसे हम रूरल है और अर्बन को देखेंगे। एज है, सेक्स है, ऑक्यूपेशन है वहाँ का, एजुकेशन क्वालिटी क्या है, इथिक्स एंड रीजन वहाँ के क्या क्या हैं। डिटर्मिनिज्म ऑफ पॉपुलेशन को हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे पॉपुलेशन पॉलिसीज इंडिया में क्या क्या हैं। हम देखते हैं भारत में बहुत सारी पॉपुलेशन संबंधित योजनाएं बनाई गई हैं पर उनको नियमबद्ध तरीके से क्रमबद्ध तरीके से लागू नहीं हो पाया, जिसके कारण भारत की पॉपुलेशन क्या है आज वर्ल्ड के दूसरे नंबर पर है। एग्रीकल्चर हम देखेंगे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी एंड यील्ड ऑफ मेजर फूड क्रॉप्स, वहाँ पर कौन से मेजर फूड क्रॉप्स जो होती हैं उत्पन्न होती हैं। मेजर क्रॉप्स रीजन कौन कौन से हैं भारत में। रीजनल वेरिएशन इन एग्रीकल्चर क्या है भारत में। डेवलपमेंट वहाँ पर कैसे होता है। इन्वायरमेंटल टेक्नोलॉजी क्या है वहाँ की, और इंस्टीट्यूशन जो है भारत में कृषि के लिए काम कर रहे हैं, या एपिडा है, एफिडा है, और ये जो संस्थाएं काम कर रही हैं वो किस रूप में काम कर रही हैं भारत में। एग्रो क्लाइमेट जोन जैसे हम देख रहे हैं भारत में 15 बांटे गए हैं, उनको 15 में बांटे हैं, क्या रीज़न है और क्यों बांटे गए, वो किस आधार पर बांटे गए, उनको हम इसी टॉपिक पर कवर करेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन भारत में कैसे रही। फूड सिक्योरिटी एंड
राइट टू फूड जो इंडिया में है वो कब आया और कैसे बनाया गया, क्या रीज़न थे उसके बनाने के। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत में कैसा है, और सिंस इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्रता के समय भारत में क्या रहा आपका इंडस्ट्रियल रीजन, और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो क्या इंडस्ट्रियल रीजन है। अगर हम देखें जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो वहाँ पर बहुत कम इंडस्ट्रियाँ थी, जितनी अंग्रेजों ने स्थापित की वही इंडस्ट्री थी। लेकिन अगर हम वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो भारत क्या है, भारत की बहुत सारी कंपनियां जो हैं अन्य देशों पर भी कारोबार कर रही हैं। तो हम आज की जो भारत है उससे भी तुलना करते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडस्ट्रियल रीजन भारत में कौन कौन से हैं हम देखते हैं। जो भी इंडस्ट्री होती है उसके स्थापित करने के लिए एक जगह होनी चाहिए, तो भारत में कुछ इंडस्ट्रियल रीजन है उनको भी हम कवर करेंगे। उसके कैरेक्टरिस्टिक को हम देखेंगे। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज क्या है भारत में। डेवलपमेंट एंड पैटर्न ऑफ ट्रांसपोर्ट, इंडिया में ट्रांसपोर्ट के माध्यम क्या है, जैसे रेलवे है आपका, रोडवे है, वाटरवे है, एयरवे है, पाइपलाइन है। यहाँ पर हम जानेंगे कि भारत में जो है हर प्रकार का आपका रोडवे जो आपका ट्रांसपोर्ट है वो माध्यम उपलब्ध है भारत में, ठीक है। इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रेड क्या है भारत में। डब्ल्यूटीओ ने कैसे इंडिया को आगे बढ़ाया, कैसे उसको छूट मिली और कैसे वो अपने स्तर पर पहुंचा। डेवलपमेंट प्लानिंग क्या है इंडिया में। ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या पड़ा इंडिया में। इम्पैक्ट ऑफ इंडिया इकोनॉमी में कैसे पड़ा। हमने पता है कि जो भारत में जब एलपीजी की नीति आई थी तब से भारत ने क्या कर दिया, अपने को सिक्योर कर लिया है, और दोबारा ऐसा ना हो कि अंग्रेज या कोई भी विदेशी भारत में इतना कारोबार कर पाए कि वो भारत को अपना गुलाम बना ले। उसे भारत ने नीतियां बनाई एलपीजी की नीति, और ये कब आई थी, 1991 में नीति आई थी। नेचुरल डिजास्टर इन इंडिया, नेचुरल डिजास्टर जो इंडिया में भारत में कौन कौन से आते हैं, जैसे अर्थक्वेक भारत में आता है, सूखा भी भारत में पड़ता है, फ्लड है, साइक्लोन है, सुनामी है, और हिमालयन हाईलैंड हैजार्डर जो होती हैं। हम जानते हैं जो हिमालय है वो निरंतर विकास कर रहा है वर्तमान में भी। तो ये कैसे विकास कर रहा है, कौन सी प्लेट किससे टच हो रही है, तो हिमालय जो आगे बढ़ रहा है या ऊंचा हो रहा है उसके रीज़न क्या क्या है। तो इस टॉपिक पर हम देखेंगे इन सब टॉपिक्स को, ठीक है। तो ये था आपका नेट यूजीसी नेट का सिलेबस ज्योग्राफी। इसको हम टॉपिक वाइज सिलेबस करते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आपको ये क्वालिफाई करना है एक अटेम्प्ट में तो जुड़े रहिए इस अकेडमी के साथ। जो आपको नंबर शो किए जा रहे हैं वहाँ पर आप लॉगिन करके अपना सीट चुन सकते हैं। तो बने रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।